हजार तेरी खातिर खोले ना खोले कोई अपना द्वार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल फकीरा चल चला चल। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। क्या हुआ तेरा वादा, ये शब्द, ये वाक्य सभी राज्यों की सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने वादा किया है कि मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन सच क्या है जब उससे एक एक करके पर्दा उठेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए रिपोर्ट। तेरी खातिर खोले ना खोले कोई अपना द्वार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल फकीरा चल चला चल। लाचारी और बेबसी का ये आलम। बाहर कमाने गए थे, हाँ जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ आने का पैसे का कहाँ जा रहे हो? गांव कहाँ है? ऐसे ही जाओगे साइकिल पे? व्यवस्था करवा दो आप। कहीं और नजर डालिए या ना डालिए, लेकिन अलग अलग जगहों से दिखाई जा रही इन तस्वीरों पर एक नजर जरूर डालिए, जिन्हें देखने के बाद इंसानियत कांप उठती है, गरीबी खुद को कोसने लगती है और मजबूरी भी बेबसी के आंसू बहाने लगती है। पहली तस्वीर पैदल अपने घर की तरफ सूटकेस में बच्चे को लटकाए एक माँ की है, जो सूटकेस पर बच्चे को लटकाए घसीटते हुए लेकर जा रही है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, जिसमें मजदूर किसी रेलगाड़ी या फ्लाइट से नहीं बल्कि बैलगाड़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब नजर डालिए तीसरी तस्वीर पर, जहां चलते चलते एक भूखे प्यासे गरीब मजदूर की मौत हो चुकी है। वो चलते चलते हमेशा के लिए खामोश हो गया है। अब क्या कहेंगे इसे? सरकार के वो बड़े बड़े वायदे किसके लिए हैं? क्या कहने भर के लिए मजदूरों को घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई जा रही इस हकीकत का क्या करें? 3600 रुपये किराया है। कौन है, न खाने के लिए न किराए के लिए पैसे नहीं है। काम चलती रहे तो इसकी अलग बात है। काम चल रहा है, बंदा जो भी पैसा कमाएगा अपना एक पैसा खर्च भी करेगा, एक पैसा रूम वाले को भी देगा, कुछ हाथ में नहीं मिलेगा, खाली पीली हाथ में पैसे रहेंगे, उसमें जाके करेंगे। हमारे गांव के भी परेशान हो अब रहे देखते हैं यहाँ बॉर्डर लग जाते क्या होता है, जाने देंगे या ना जाने देंगे। कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए सड़क पे आ गए। ना ही खाने के लिए, ना ही एक दो पैसा भी हाथ में है, इसलिए सड़क पे आ गए। कब हम पैदल नहीं जाएंगे, जब नंद हमारे लिए साधन करवा दो, कुछ साधन से चले जाएंगे। जब सरकार ने ट्रेन चलाई है तो इतना पैसे कहाँ है? सरकार ने ट्रेन तो चलवाई है, इतना पैसे महंगा कर रखा है, कहाँ से देंगे? हमारे पास 100 रुपये आज के खाने के लिए नहीं है, कहाँ से हम 3500 रुपये देंगे? 3500 की टिकट बना रहे हैं। तेरी खातिर खोले ना खोले कोई अपना द्वार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल फकीरा चल चला चल। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बस जहन में एक सवाल यह है कि सरकारें वादे तो बहुत कर रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये भी बहुत कुछ बयां कर रही है जो सरकार को जानना चाहिए। चलिए इस मुद्दे को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया यश। क्या हुआ तेरा वादा, जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, तमाम वो लोग पूछ रहे हैं जो पैरों में छाले लिए, पैरों में जख्म लिए, हजारों किलोमीटर का सफर, सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने मासूम बच्चों, बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग पिता को पीठ पर लादे हुए जो सफर कर रहे हैं मजदूर, वो यही कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। आज हम
इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तकलीफें मजदूरों को हो रही है वो तकलीफें सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज जाए। सिर्फ वादा करने से, सिर्फ हवाबाजी बातें करने से भला होने वाला इन मजदूरों का नहीं है। पहले किस्मत ने मारा और अब जिस तरह से तस्वीर आ रही है इन तस्वीरों को देखकर आंखें नम हो जा रही हैं। हमारे साथ कंचन श्रीवास्तव हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके अलावा अभिषेक श्रीवास्तव हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं और मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। RK वर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में लाइव जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। सबसे पहले कंचन जी हम आपके पास आएंगे। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, आप क्योंकि मुंबई से हैं, जो ज्यादातर जो मजदूर तबके के लोग हैं वो मुंबई से पैदल आ रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार। क्या इन तस्वीरों को सरकारें नहीं देख पा रही हैं? हम और आप देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ वादे करने से काम चलेगा क्या कंचन जी? और तभी तो ये मजदूर कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। कंचन जी। अभिषेक जी, इस कार्यक्रम में जी कुछ डिस्टरबेंस है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलें जी। इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। एक फरहत एहसास जी का एक शेर है, वो कहना चाहूंगी, अंदर के हादसों पे किसी की नजर नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। 24 मार्च से लेकर आज तक करीब 50 दिन हो चुके हैं। मजदूरों के घर जाने का सिलसिला जारी है। अमितेश जी, कुछ डिस्टरबेंस है, मुझे ही आवाज आ रही है बार बार। लेकिन हमारे पास आपकी आवाज बेहतर आ रही है और जो बातें आप कह रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 24 मार्च से आज 50 दिन हो चुके हैं, ये सिलसिला जारी है। ये से साफ पता चलता है कि सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारे मजदूरों के तबके तक नहीं पहुंच रही हैं। और उसके अलावा जिन अलग चाहे ट्रेनों की बात की जा रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए दोबारा हम आपके पास आएंगे कंचन जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। उसके आपके पास दोबारा हम आएंगे कंचन जी। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उससे इतर एक तस्वीर हमने आपकी देखी है। आप हर रोज एक्सप्रेस पे जाते हैं और इन तमाम मजदूरों को जो दुख है, जो दर्द है, उनको समझते हैं। क्या जो वादे किए गए थे इन मजदूर तबके के लोगों से, आपको लगता है कि वो वादे पूरे हो रहे हैं? और अभी भी जब हम और आप ये शो में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी भी बाराबंकी के जो टोल प्लाजा है वहां पे सैकड़ों की संख्या में मजदूर परेशान हो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अभिषेक जी, अमितेश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके न्यूज चैनल की निष्पक्षता और जो ग्राउंड जीरो पे जो आप लोग रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये आज की डेट में कोई चैनल इतनी निष्पक्षता से नहीं दिखा रहा है। और आप जितनी बेबाकी से और बिल्कुल निष्पक्षता से जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसके मैं आपको साधुवाद करता हूं। और बात जो आपने कही, मैं भी अपनी बात एक कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूं। दुनिया में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। तो अमितेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस जगह ये है कि सरकार ने योजनाएं तो बना दी, सरकार ने कहा 6 महीने बाद, लेकिन अभी जब वो ट्रेन से आ रहे हैं, वो बस से आ रहे हैं, तो उनको तो एक प्लान के तहत हाँ इनको सबको भेजना है। ये बॉम्बे से जाना चाह रहे हैं, इनको बॉम्बे से भेजिए, ये दिल्ली से जाना चाह रहे हैं, इनको दिल्ली से भेजिए। उनकी प्रॉपर व्यवस्था करते, राज्य सरकार को दायित्व देते कि आप अपनी बसों का इंतजाम करिए, रेल का हम दे रहे हैं, तो उनकी डायरेक्ट मदद होती। अब आप कह रहे हैं कि आप लोन लीजिए। आपने जो तस्वीरें दिखाई, आपको जो विजुअल आ रहा है बहुत मार्मिक है, और मैंने अपनी आंखों से इन मार्मिक विजुअलों को देखा है। मैं एक्सप्रेस वे पे गया, मैं खुद लोगों की लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे उस पर मैं गया लोगों की मदद करने के लिए कि पानी बिस्किट जो मेरी क्षमता थी, मैंने कहा मैं जाके करूं। तो वहां लोग साइकिल से आए, रिक्शे से आ रहे हैं, ठेले पे बैठ के आ रहे हैं, ठेलिया पे बैठ के आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, चप्पल उनकी टूट गई है। तो स्थिति इतनी भयानक थी कि आंखों में पानी आ गया कि क्या करूं, क्या कर सकूं, मैं क्या कर दूं इन लोगों के लिए। लेकिन बस में कुछ था नहीं। हाँ, मुझे एक बात लेकिन बहुत अच्छे तरीके से याद है,
श्री अखिलेश यादव जी ने पहले सदन में, मार्च के पहले सत्र में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये हवाई जहाज की बीमारी है, जिस दिन ये ट्रेन पर बैठ गई उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज वही हालात आ गए। अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर ध्यान दिया होता, अखिलेश यादव जी की इस बात को उन्होंने समझा होता, तो आज हम लोगों को ये दिन देखने ना पड़ते। और अगर उस वक्त इंटरनेशनल लॉकडाउन कर देते, इंडिया के अंदर के लोग 130 से 35 करोड़ की जनसंख्या जो है वो प्रभावित ना होती, बाहर के लोग हमारे यहाँ ना आते। क्या बांग्लादेश में केस कम नहीं है? आप नजदीकों के कंट्री में देखिए, बिल्कुल केस कम क्यों है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने दिखाया बैल लिया हुआ आदमी जा रहा है, उसने अपना दूसरा बैल बेच दिया खाने के लिए रास्ते में, तो उसने उस दूसरी तरफ अपने कंधे पर बैल का वो रखा। मैंने उसकी पूरी स्टोरी पढ़ी, कवर किया जिस रिपोर्टर ने, मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी। बहुत कष्ट हुआ, मैंने अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखी हैं। बोलने पे अगर आ जाए, कहने को आ जाए तो कुछ नहीं। इस वक्त डायरेक्ट मदद होनी चाहिए। योजनाएं आप लाइए, चाहे 20 लाख करोड़ की लाइए, चाहे 50 लाख करोड़ की लाइए, वो इम्प्लीमेंट 6 महीने बाद होंगे। लेकिन इस वक्त डायरेक्ट आदमी के पास पैसा होना चाहिए, खाना आना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी खाने पीने से लेकर सोने से सरकार की होती है। बिल्कुल। अभिषेक, आपने अच्छी बात कही। आर.के. वर्मा साहब, आपने तस्वीरें देखी हैं, जी हाँ। आंखों में आंसू आ जा रहे हैं ऐसी तस्वीरों को देखकर। आप सोचिए कि एक तरफ बैल है तो दूसरी तरफ कभी महिला, कभी उसके परिवार के और लोग जी हाँ। मुंबई से चले हुए हैं। ये तस्वीर है, ब्रीफकेस पर बच्चा सोता हुआ जा रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, कुछ मजबूरियां हैं। ऐसी नौबत क्यों है आर.के. वर्मा साहब? आप सत्ता में हैं, विपक्ष को तस्वीरें दिख रही हैं, पत्रकारों को तस्वीरें दिख रही हैं, सरकार को तस्वीरें नहीं दिख रही हैं क्या आर.के. वर्मा साहब? जी जी अमितेश जी, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से हट करके एक जनप्रतिनिधि हूँ, और निश्चित रूप से जो मुंबई हो, गुजरात हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो, वहाँ से मजदूरों की जो वापसी के दृश्य जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही मन को व्यथित करने वाले हैं, मन को पीड़ा करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं जो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपने जो मुझसे पूछा, केवल एक सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते हुए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि और देश का नागरिक होने के नाते भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, ये दशा निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, वहाँ की सरकारों ने, मुझे लगता है कि जो लेबर, चाहे वो मुंबई में रह रहा हो, चाहे गुजरात में रह रहा हो, उनका एक तो वो पंजीकरण नहीं था, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई भी सूचना जन जन तक पहुंचने का माध्यम उनके पास नहीं था। और जब हालात बिगड़ते गए और उसके बाद लॉकडाउन बढ़ाते चले गए, तो उससे उनके मन के भीतर का विश्वास टूट गया कि शायद हम लोग कहीं से सरकार हमारी कोई व्यवस्था करेगी और हम उस व्यवस्था के साथ हमारी वापसी होगी। उन परिस्थितियों में ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये स्थितियां पैदा हुई हैं। ये दृश्य जो चिंताजनक उभर करके आ रहे हैं, ये आए हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने मजदूर यहाँ से पलायन करते थे या इनका पलायन हुआ था, इसका अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ था, और उत्तर प्रदेश के पास कोई आंकड़ा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे मजदूर हैं जो प्रदेश के देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करने का कार्य करते हैं। ना ही उनका कोई पंजीकरण था, ना ही उनका कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन था जो इस सूचना को उपलब्ध करा पाता। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो निर्णय लिया कि हम बाहर से जो भी मजदूर आ रहे हैं, हम उनको क्वारंटाइन कराने से पहले, उनका परीक्षण कराने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन भी हम करा रहे हैं। श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक्टिव मोड में है, वह निश्चित रूप से पंजीकरण कर रहा है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पंजीकरण के बाद आने वाले वक्त में, भविष्य में उसको फायदा मिलेगा। लेकिन जो अभी के दृश्य है कि जो जिन हालात में आ रहे हैं मजदूर, निश्चित रूप से आंखों से आंसू, मेरे भी आंखों से आंसू आया उनके हालात को देख करके। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके का कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया कि हम मजदूरों की हम वापसी आ जाएगी, तो उनके स्वास्थ्य से लेकर के, उनके खान पान से लेकर के सारी सुविधा की व्यवस्था हम करेंगे। अगर ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, गुजरात की सरकार है, इसमें मैं सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाहूँगा, न मैं किसी पार्टी की बात में करना चाहूँगा। वहाँ की सरकारों ने अगर ये तत्परता दिखाई होती
कि जो मजदूर उत्तर प्रदेश से आकर के मुंबई बनाने का काम करता है, जो मजदूर उत्तर प्रदेश से आकर के गुजरात बनाने का कार्य करता है, आज इस आपदा की घड़ी में वो सरकारें निश्चित रूप से निरंकुश रही हैं, संवेदनहीन रही हैं, और जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के मजदूरों को इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम सब लोग तत्पर हैं कि उनको किसी भी परिस्थिति में वापस ला करके हम उत्तर प्रदेश में उनकी जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था करने का काम करेंगे। हमारी सरकार इस पर गंभीर है और उस पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपने इस मुद्दे को लाया, हमें इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा आज की तारीख का यह मुद्दा आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा आज की तारीख में भारत का कोई मुद्दा नहीं है जो मजदूरों के हालात हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी तत्पर है, उत्तर प्रदेश सरकार, और हम सब लोग लगे हैं। जैसे ही मजदूर चाहे ट्रेन से, बस से या पर्सनल अपने वाहन से, या जिन परिस्थितियों में भी हम लोगों को सूचना मिलती है, हम सब लोग लग जाते हैं कि उनको सारी सुविधा मुहैया कराने का कार्य करें। लेकिन हम सब लोग भी लाचार होते हैं जब मजदूर हमारे प्रदेश के बाहर वो लाचारी झेलता है। उन हालात को देख करके केवल मन में पीड़ा होती है। हम लोग बार बार मुख्यमंत्री कार्यालय को संपर्क करके उनकी पीड़ा को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है, दुख बहुत हो रहा है, नुकसान बहुत हुआ है, मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। निश्चित रूप से धीरे धीरे उसका समापन होगा और एक नई दिशा उनको जीवन जीने की मिलेगी। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जो अभी तक दूसरे प्रदेश को बनाने का कार्य करता था, आर के वर्मा साहब बनने का कोशिश यही करेंगे, हम भी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से हालात बेहतर हो और जो तस्वीरें हमको और आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी दुखद तस्वीरें देखने को न मिले। कंचन श्रीवास्तव जी, क्योंकि ये जो बातें आर के वर्मा साहब ने कही हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनकी बातें आपने सुनी, अभिषेक की बातें सुनी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। कंचन जी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को भी आपने बहुत करीब से देखा है, कवर किया है, उसके अलावा मुंबई में चूंकि मुंबई को भी आप कवर कर रही हैं, वहां से भी आप बहुत करीब से आप चीजों को देख रही हैं, तो आप इन दोनों चीजों को, दोनों प्रदेशों को बहुत करीब से देख रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, मुंबई से बड़ी संख्या में जो मजदूर तबके के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, कैसे देखती हैं और कितना आप इत्तेफाक रखती हैं आर के वर्मा जी की बातों से? अमितेश जी, वर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन आज ही आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। उसमें उन्होंने इस बात का मेंशन किया है कि 67 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोगों के लिए जो राशन कार्ड, वन इंडिया वन राशन कार्ड की बात कर रही हैं, और ये सिर्फ 83% है। यानी कि हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या 75 से 80 करोड़ है। और इसमें से एक बड़ा तबका है, मे बी 50% इसमें से ऐसा होगा जो दिहाड़ी पे काम करता है, मजदूर है, या छोटे छोटे बिजनेसेस करता है, जो डेली वेजर्स इनको हम कहते हैं। अब आप ये बताइए, इतने 20, 25, 30, 40 करोड़ की आबादी जो रोज कमाती है, उसको आप 50 दिन तक बिना कमाए खाए कैसे रह सकते हैं? कोई भी सरकार इतने सारी पॉपुलेशन को बैठा के नियम से खाना पानी नहीं दे सकती। आप खाना तो जेल में भी मिलता है, एक तरह से आपने जेल में रख दिया, तो सिर्फ खाने के लिए कोई लोग थोड़ी ना जिंदा रहते हैं, और भी तो जरूरतें होती है लोगों की। आप खाली 100 ग्राम खिचड़ी दे देंगे, दिन में एक बार चाय दे देंगे, दो से जिंदगी थोड़ी चलने वाली है। और अगर जिस तरह से मजदूरों का पलायन हो रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हम सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सेंटर है, शेल्टर होम है, क्वारंटीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जेल में एक तरह से रख रहे हैं, वर्चुअल जेल है। और इतनी बड़ी तादाद में, लाखों हजारों की संख्या में पूरे देश के सभी राज्यों में लोग चलते जा रहे हैं। बसें कहाँ है हमारी? जो सार्वजनिक क्षेत्र की बसें हैं, परिवहन, राज्य परिवहन निगम की बसें, वो अभी तक क्यों नहीं चलाई जा रही? आप ये जो खबरें दिखा रहे हैं, ये सब खबरें हम 24-25 मार्च से देख रहे हैं। शुरुआत में कुछ बसें चलाई सरकार ने। यही सवाल जो आप बात कह रही हैं, वही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि लगातार आप ये 3700 करोड़ की बात निर्मला जी कह रही हैं कि हम इनको 3700 करोड़ रुपए, ये तो बड़ा इनडायरेक्ट है। अरे आप मजदूरों को सीधे क्या फायदा देने वाले हैं? आप जो ट्रेन चला रहे हैं उसमें भी पैसा ले रहे हैं, और उसके पीछे इतनी पॉलिटिक्स हो चुकी है, वो शायद आप उन पर पहले कार्यक्रम कर चुके होंगे कि कौन किराया दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, 85% कौन दे रहा है, 15। हकीकत यह है कि मजदूरों को, काफी सारे मजदूरों को किराया देना पड़ रहा है। और आज कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सूरत से कुछ ट्रेन बुक की ताकि लोग आ सकें, किराया उन्होंने दिया। लेकिन इनका ऐसा कहना है कांग्रेस का कि यूपी सरकार ने उन ट्रेनों को आने की अनुमति नहीं दी है, और करीब करीब 19,000, 19,500 लोग फंसे हुए हैं
सूरत में, जबकि उनका टिकट और ट्रेन की बुकिंग हो चुकी है। तो इस तरह के हालात हैं कि जो अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। आप खुद भी पर्याप्त संख्या में ट्रेन और बसें नहीं चला पा रहे हैं, तो आप अगर 37,000, 2 लाख करोड़ ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब मजदूरों को समझ में नहीं आती कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। सीधा तो हमें कब मिल रहा है। और राशन की बात जो हो रही है, राशन तो वैसे भी जब हमारे यहाँ राइट टू फूड एक्ट है तो ये गरीबों को राशन तो मिलना ही है। उसी योजना को बार बार घुमा के वन नेशन वन रेशन कार्ड बता बता के आप कितने दिन तक बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। बिल्कुल। अभिषेक, आपने सुना कंचन जी को, वरिष्ठ पत्रकार है, मुंबई समाचार लाइव हैं, जो बातें कह रही हैं उससे आप और हम इत्तेफाक रख रहे हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो के जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो अभी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, नंगे पांव हैं, उनके पांव में चप्पल चाहिए, उनको 2 वक्त की रोटी भी चाहिए, आप उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जी, मैं उसमें कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ मितेश जी। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दवा हमें आज चाहिए, खाना हमें आज चाहिए। आप प्लान बना रहे हैं 6 महीने बाद का। जब हम मर जाएंगे, हम उस घर तक अपने पहुंच नहीं पाएंगे तो राशन कार्ड कहाँ से हम पाएंगे? जब हम रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कैसे अपने गाँव? क्या आपने डिफेंस एक्सो में इतना पैसा बर्बाद किया हवाई करतब दिखाने में? आप रोज फूल माला बरसवा रहे हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से। क्या इन मजदूर भाइयों को एयरलिफ्ट नहीं करा सकते थे आप? क्या इनके लिए हवाई जहाज नहीं चला सकते थे आप? इनके लिए क्या एयरफोर्स को नहीं लगा सकते थे आप? भाई आपने उस जगह तो पैसा बर्बाद किया। आप एक चीज और, इसमें प्रधानमंत्री जी का वादा बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने आता है। उन्होंने कहा था, मैं ऐसा देश देखना चाहता हूँ जहाँ एक जो बाऊ है वही से जहाज में चलता है, अब मजदूर जहाज में चले, मजदूर चले जहाज में। ये सपना प्रधानमंत्री जी का सच हो सकता था अगर उन्होंने इन मजदूरों को जहाज में बैठा के इनके गंतव्य स्थानों पहुंचाने का काम किया होता। तो ये है उनकी कथनी करनी में फर्क। तो इससे आप सही समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरफोर्स ने क्या किया, नेवी गई, सब कर रही। क्या इन मजदूरों से इससे भेदभाव है? गरीब आदमी से पिसेगा इस देश में। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने अभिषेक, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। आर के वर्मा साहब, बहुत संक्षेप में जो तस्वीरें आपने देखी आर के वर्मा साहब, सरकारों को थोड़ा सा, क्योंकि अब सरकार में इसलिए आपकी जवाबदेही बनती है, लेकिन आपकी तारीफ कर रही होगी क्योंकि आप गोई से बात करते हैं और जो बात कहते हैं डंकी की चोट पे कहते हैं। आर के वर्मा साहब। जी हाँ, प्रश्न अमितेश जी फिर से करें। जी अमितेश जी, प्रश्न आपका नहीं आया, फिर से करें। आर के वर्मा साहब, क्योंकि ये तस्वीरें जो आप और हम देख रहे हैं बहुत दुखद तस्वीरें हैं, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का भरोसा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, इस ऐसे वक्त में आप दिलाना चाहेंगे? जी अमितेश जी, अभी मैं अभिषेक जी की बात में सुन रहा था। एक राजनीतिक पार्टी से हट करके उनकी बात तो राजनीति से प्रेरित लगती है, लेकिन मैं उससे हट करके मैं कहना चाहूंगा कि आज देश को बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक पार्टी और विचारधारा से हट करके हमको देश को बचाना है। और जो परिस्थितियां कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि सिद्धांत में तो आपको लगती है ठीक है कि हवाई जहाज से मजदूरों को लाया जा सकता था, लेकिन व्यवहारिकता उसकी जो है निश्चित रूप से बहुत कठिन होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समय राजनीति करने चाहता है कि कदम आगे नहीं, बात वादा करने की नहीं अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास, मेरी बात को आप सुने पहले, उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। क्या समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि हमने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे मजदूर हैं जो पलायन करके निश्चित रूप से आज पड़ रहा है, कैसे पहुंचे, इस पर चर्चा करनी होगी। अभिषेक, हमारे पास वक्त कमी है, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में अभिषेक। देखिए, मेरा सीधा मानना है कि इस वक्त मौका था सरकार को अपने सारे संसाधनों को झोंकना था, इन गरीब मजदूरों को हीरो के तौर पे, लेजेंड के तौर पे इनको उतारना था, हर जगह इनको पहुंचाना था। वो इनकी नैतिक और प्रथम जिम्मेदारी थी। कोटा से बच्चे बाद में आते, पहले हमारे मजदूर घर पहुंचते और जहाज से पहुंचते, चाहे वो बस से पहुंचते, चाहे ट्रेन से पहुंचते, और उनसे पैसा न लिया जाता। तो सरकार की वाहवाही थी। लेकिन सब बात कहना और हवाई वाली बात है साहब, कतनी कुछ करनी कुछ, करनी कुछ कतनी कुछ है साहब। चलिए फिर कंचन श्रीवास्तव जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, आपने सब कुछ अमितेश जी, बस ये कहना चाहूंगी कि जो सरकार नीतियां बना रही है वो सब मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लग रही हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। इन मजदूरों को अभी सबसे पहली जरूरत है
इनको ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बस, टेम्पो, रेल, आप जो भी इन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। हवाई जहाज की जो बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे नेताजी, वो देखिए वो उनका सपना है मोदी जी का, वो सपना कब पूरा होगा वो मालूम नहीं। फिलहाल ट्रेन, बसें, टेम्पो, ऑटो जो आप चला के इनको भेज सकते हैं, पहला काम वो करिए। पहले उनके खाने पीने का प्रबंध करिए, फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियों पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। उनके रोजगार का तुरंत, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये पैदल चल के अगर कोई 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं, इनको मालूम है 1 मई से ट्रेनें चल रही हैं, कई लोगों ने 1 मई के बाद चलना शुरू किया। उनको मालूम है कि वो ट्रेन का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो शायद तब तक रुके थे कि उनको लग रहा था कि हम ट्रेन में जा सकेंगे, शायद सरकार हमें फ्री में ले जाएगी, क्योंकि सरकार ने हमारा काम धंधा बंद किया है। अब जब ये एहसास हो गया कुछ नहीं है, तब वो पैदल चले हैं बहुत सारे लोग, इसलिए हमें अब दिख रहे हैं। कुछ नहीं है इनके पास, डेली वेजर्स हैं, इनकी जो जमा पूंजी जो बचत होगी सब खत्म हो चुकी है। इमीडिएटली इनके रोजगार के लिए क्या प्रबंध किया जाना है, जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो बात हुई थी, ये जो हम हजारों लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं, वो योजनाएं थोड़ी लॉन्ग टर्म है। इनके हम नरेगा को बढ़ाएंगे कि हम रूरल इकोनॉमी पे जोर देंगे, वो सब बैठ के थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है। बट अभी इनके खाने और जाने का प्रबंध कीजिए, नहीं तो कितने लोग रोज मर रहे हैं। अगर हमारा दिल किसी की मौत पर भी नहीं पसीज रहा तो फिर कब पसीजेगा? बड़ा सवाल यही है कि अगर अब भी दिल नहीं पसीजेगा तो कब पसीजेगा। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। और सब यही कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादा था, क्या हुआ। तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, तमाम जो तस्वीरें आ रही कंचन जी, उन तस्वीरों को देखकर आंखें नम हो जा रही हैं और सोचने पे हम मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं और किस सदी की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए कंचन जी, जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे खबर खास के, एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ एक इंसान है जो कोसों दूर अपने परिवार को लेकर जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की तस्वीरें अब हमें देखने को न मिले और सरकारों को अब सचेत होना होगा और जो लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित तरीके से उनको घर पहुंचाया जाए, उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाए, इंतजाम किया जाए, वो भी ग्राउंड जीरो पर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कंचन श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, अभिषेक श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, आर.के. वर्मा साहब आप जुड़े अपनी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर जो देश के अलग अलग जगहों से आ रही है वो तस्वीर दुखद है। ये तस्वीरों को देखकर आंखें नम हो जा रही हैं और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये तस्वीरें आने वाले दिनों में हमको न देखने को मिले। सरकारें इन गरीब मजदूरों के लिए कुछ बेहतर करेंगी ताकि ये अपने घर अपने परिवार में पहुंचे जा सके और 2 वक्त की जो रोजी रोटी का इंतजाम है वो इनका हो सके। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमने देखा जिस तरह से 50 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लॉकडाउन पहला बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा बीत गया, लेकिन फिर भी इस तरह की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो सच में सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर हम ऐसी क्या व्यवस्था करें, फौरी तौर पर मजदूरों को राहत देने के लिए किस तरह की योजना बनाएं कि उनको अपने गृह राज्य तक पहुंचाया जाए। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।